बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो पहला हिस्सा था, इसमें हमने पार्किंसन डिजीज़ की अलामात और कुछ उसकी क्लिनिकल तशख़ीस के बारे में बात की थी। आज इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है या इलाज है, इसके दो हिस्से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस तरह मैंने आपको शुरू के वीडियो में भी बताया कि इसकी जो मेन वजह है वो बॉडी में डोपामिन की कमी होती है। तो स्ट्रेट अवे अगर डोपामिन कम है तो आप जब डोपामिन देंगे तो अलामात कम हो जाएंगी। अब डोपामिन के में जो हमारे पास मेन ड्रग है साइनामेड के नाम से होती है, इसको कार्बिडोपा लीवोडोपा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मुख्तलिफ डोज में देते हैं, यानी लो डोज से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इस डिज़ीज़ में एक मसला है कि वक्त के साथ साथ डोपामिन की भी ज़रूरत बढ़ती रहती है। तो बाज़ औक़ात जो पेशेंट्स हैं वो कभी कभी खुद या कभी कभी डॉक्टर भी उसकी दवाई की जब डोज बढ़ा देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उनमें आ जाते हैं, जो जिसको हम कोरिया कहते हैं। कोरिया एक डांसिंग सी मूवमेंट होती है, एक टिपिकल मूवमेंट होती है जिसके उनके हाथ पाँव जो हैं वो इस तरह से एक ख़ास कुछ मूवमेंट्स कर रहे होते हैं और वो यानी उनके कंट्रोल में नहीं होती। तो इसका जो इलाज है वो इसकी डोज़ कम कर दें डोपामिन की, और या कुछ दवाइयाँ जो हैं वो चेंज कर दें। दवाई की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसमें जो जो डोपामिन की टैबलेट है, इस तरह ये हम देते हैं, या बाज़ औक़ात हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो डोपामिन के इफ़ेक्ट को ज़्यादा करती हैं। यानी जब आप साइनामेड देते हैं तो इसके साथ वो ड्रग्स जब हम देंगे तो वो इसके इफ़ेक्ट को ज़्यादा करेंगी। उनमें 2-3 रोपेनेरॉल एक टैबलेट है, वो हम मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ में हम मुख्तलिफ़ डोजेज़ में हम दे सकते हैं। और इस तरह एमांटाडीन के नाम से एक ड्रग है जो पिकेमर्स के नाम से आती है, वो भी हम देते हैं। लेकिन चूँकि पेशेंट की जब आप एग्ज़ामिनेशन और वो देख लें इसकी हिस्ट्री, तो उस हिसाब से फिर आप वो डोज़ एडजस्टमेंट करेंगे कि किस तरह से हो या कौन-कौन सी ड्रग्स उसको देनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं उनमें एक ड्रग का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, दूसरे का अच्छा नहीं होता, तो इस तरह से हर एक के लिए एक अलग-अलग वो है रिस्पॉन्स है। दूसरा, इन पेशेंट्स के लिए मेरी एक एडवाइस होगी कि ख़ास तौर पर आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करते हैं तो अक्सर ये डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि डॉक्टर को पता नहीं होता। तकरीबन तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इनको समझते हैं। ख़ासकर ये तो है तो न्यूरो फिजिशियन का काम। लेकिन जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डॉक्टर चेंज ना करें, उसी से ट्रीटमेंट, इसलिए कि वो आपको की अलामात देख के वो आपको आहिस्ता आहिस्ता डोज में चेंजेस लाते रहते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर, जब आप डॉक्टर चेंज कर लेते हैं तो जो नया डॉक्टर होता है तो वो आपको फिर जो है वो जो ट्रीटमेंट है वो शुरू से फिर वो स्टार्ट हो जाती है। तो अक्सर वो डोज़ एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि पेशेंट की जो अलामात है वो बढ़ जाती हैं। जो ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा है जिसको हम मेडिकल रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन में ये है कि इन लोगों को चाहिए, पार्किंसन के मरीज़ जो हैं, कि वो रेगुलर वॉक करें, ठीक है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करें। वहाँ के साथ जो थोड़ी बहुत अगर इनके पास फ़िज़ियोथेरेपी की सहूलत हो, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट नज़दीक हों तो उनसे रब्ता करें ताकि वो इसकी प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी करें। जो क्वालिफ़ाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको पार्किंसन की जिन हिस्सों की फ़िज़ियोथेरेपी करनी चाहिए उनका पता होता है, वो प्रॉपर करते रहते हैं। ख़ासकर जिस तरह शुरू में मैंने आपसे कहा कि इनमें जो शोल्डर्स हैं, ख़ासकर इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम होती है, यानी वो वॉक के साथ हाथ नहीं हिलाते, हाथ ने इस तरह रखा होता है, तो अक्सर फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो उनकी जो शोल्डर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो इनको कराते हैं। दूसरा, इनको किसी काम वगैरह में मसरूफ़ रखना चाहिए, और इसलिए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसके जो ट्रिमर्स हैं वो काम के दौरान नहीं होते। जब आप कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं, जब आप मसरूफ़ रहते हैं तो फिर आपका जो वो है ट्रिमर्स हैं ये कम होंगे।
اور دوسرا اس کے جو ٹریمرز ہیں یہ سٹریس میں بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو تھوڑا سا سٹریس آ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ان کو بار بار اٹھنے کی اور یہ جو کروٹ اس طرح بدلنے کی یہ ایکسرسائزز بھی کرانی چاہیے، جس طرح کرسی سے اٹھنا، یہ تو ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا اس میں ایک ان لوگوں کے لیے ایک ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جوتے ہیں یہ رف جوتے پہنے، یعنی نیچے سے یہ رف ہوں، زیادہ پلین نہ ہوں۔ تو جب یہ لوگ رف سرفیس پہ چل رہے ہوتے ہیں، ناہموار جگہ پہ، تو ان کا یہاں پہ جو کانشیس وہ ہے وہاں پہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس پہ زیادہ اچھی طرح سے واک کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ہموار جگہ ہو۔ دوسرا اس میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم یا بعض اوقات باہر کے ملکوں میں یہ بہت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی فار ایگزامپل آپ کرسی سے اٹھ رہے ہیں اور آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ زور سے بولیں 1 2 3 یا اس طرح کوئی اور آواز نکالیں، تو اس کے ساتھ آواز نکالنے کے ساتھ چونکہ وہ برین کی توجہ ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ آپ پراپرلی کر سکتے ہیں۔ دوسرا اگر یہ لوگ چل رہے ہیں جس طرح شروع میں نے آپ سے علامات میں بتایا کہ انیشیشن آف موومنٹ ان لوگوں میں نہیں ہوتی، تو یہ جب انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اگر یہ کوئی آواز نکالیں تو اس کے ساتھ وہ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بکس میں نہیں ہے لیکن یہ پریکٹیکلی کافی ڈاکٹرز جو ہے یہ کراتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں میں کنسٹیپیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو اسپیغول ہے یہ بھی ساتھ ساتھ اگر یہ کھائیں تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے، وہ اس کی جو قبض وغیرہ ہے یہ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تو یہ کچھ ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا تھی۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔